हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने जो है दिसंबर 2023 का जो है एग्ज़ाम यहाँ पर शुरू कर रखा था। जो हमारा पेपर था ना, प्रीवियस पेपर दिसंबर 2023 में जो हुआ था, वो हमने यहाँ पर शुरू कर रखा था सॉल्यूशन। तो लीनियर अलजेब्रा हम यहाँ पर कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर कर चुके हैं, और आज हम करेंगे जो है हमारा रियल। ठीक है, रियल जो टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं रियल के टॉपिक से, वो सब कंप्लीट हम यहाँ पर आज करेंगे। ठीक है, लीनियर कॉम्प्लेक्स हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं, पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। पार्ट बी और पार्ट सी मैंने आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पर करवाया है। ठीक है, एक ही वीडियो में लीनियर का पार्ट बी और सी है, और एक ही वीडियो में कॉम्प्लेक्स का जो है पार्ट बी और सी मैंने आपको करवाया है, और रियल भी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा पार्ट बी और पार्ट सी में। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको जो है आज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट बी से। पार्ट बी से हमारा जो पहला क्वेश्चन है रियल एनालिसिस का, वो ये है। कंसिडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर such that u is equal to x belongs to r such that x square minus 9x plus 18 is less than equal to 0 and x square minus 7x plus 12 is less than equal to 0। तो इजी क्वेश्चन है, पहले इसको सोल्व करिए, फिर इसको सोल्व करिए, फिर वहाँ से जो कॉमन निकलता है वो वहाँ पे इंटरवल आप निकालिए। तो यहाँ से एक इंटरवल निकलेगा, वो क्या निकलेगा, यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x-6 और x-3 लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x-4 और x-3 इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बन गया। तो यहाँ से जो हमारा इंटरवल बनेगा, वेवी कर्व मेथड से हमारा जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 3 to 6, और यहाँ से हमारा जो बनेगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 3 to 4। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉमन निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 4 किसका सबसेट निकल रहा है, 3,6 का। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि x बिलोंग्स टू 3 और 4। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ से हमारा जो x मिला वो क्या मिला, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 3 to 4। तो 3 यहाँ पर इन्फीमम वैल्यू हो गई और 4 यहाँ पर क्या हो गई, हमारी सुप्रीमम वैल्यू हो गई। और इन्फीमम इसने पूछा तो इन्फीमम हमारी 3, यानी कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल, नहीं ये तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है हमारा। ठीक है, पीडी का क्वेश्चन था ये, तो रियल का देखना है हमें। रियल कर रहे हैं ना हम आज पहले, तो फिर रियल करते हैं। ठीक है, देखते हैं उसके बाद कौन सा है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स का, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये रहा 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का, ये तो हम कर लिए। 37 हमारा ग्रुप थ्योरी का है। तो कहाँ भाई, कहाँ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज। ये हमारे पास क्या गिवन है, सीरीज गिवन है। ठीक है, हमें बताना है कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है, दोनों कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है, या एक कन्वर्जेंट है या एक दूसरी डाइवर्जेंट है, मतलब ये बताना है। ऑप्शन में ऐसे गिवन है। ठीक है, तो करें हम इसको सोल्व पहले। तो देखिए, अगर मैं इस सीरीज को ऐसे लिखूं, 1/√n इंटू में साइन n π/2 लिख सकती हूँ ना इसको। इस सीरीज को हमने ऐसे, इसको मैंने नाम दे दिया an, इसको मैंने नाम दे दिया bn। तो ये क्या होगी, सीरीज an.bn। अब यहाँ से मैंने आपको कुछ थ्योरम करवाई थी रियल एनालिसिस की जब क्लासेस हुई थी। तो यहाँ पे ये हमारी कौन सी थ्योरम है, डिरिचलेट थ्योरम है। डिरिचलेट थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है, सीरीज में प्रोडक्ट है an और bn की, तो यहाँ से कंडीशन क्या होती है, ये कन्वर्जेंट कब होगी ये सीरीज। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट जब होती है जब हमारा जो bn है वो कैसा होता है, बाउंडेड होता है। ठीक है, कैसा होता है, बाउंडेड होता है, और an हमारा जो है टेंड करता है किसको, 0 की तरफ, और ये डिक्रीजिंग होती है। ठीक है, an हमारी 0 की तरफ टेंड करेगा, और an कैसी होगी, डिक्रीजिंग हमारी सीक्वेंस होगी। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि an bn जो सीरीज है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। 3 कंडीशन हमारी यहाँ पर होती हैं। ठीक है, पता चल गया। 3 कंडीशन दोबारा रिपीट कर रही हूँ। an bn हमारे पास कोई सीरीज गिवन है, bn तो हमारी होनी चाहिए बाउंडेड। ठीक है, an हमारी कन्वर्ज करनी चाहिए 0 की तरफ, और an कैसी होनी चाहिए, हमारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो ये हमारी कैसी सीक्वेंस हो जाती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ये 1/√n है। 1/√n हमारा क्या बनेगा, 1/√2। जो सीक्वेंस बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, 1/√3 अप टू सोन। ठीक है, ये सीक्वेंस बनेगी, और ये कैसे सीक्वेंस है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और कहाँ कन्वर्ज करती है, 0 की तरफ ये कन्वर्ज करती है। पहली कंडीशन ये फुलफिल हो गई।
अच्छा, दूसरी साइन एन पाई बाई टू। साइन एन पाई बाई टू हमारा कैसा होता है, बाउंडेड होता है। कैसा होता है, बाउंडेड होता है, क्योंकि इसकी जो रेंज रहती है वो -1 से लेके 1 के बीच में रहती है, तो कैसी है, बाउंडेड है। तो यहाँ से ये कैसी होगी, हमारी कन्वर्जेंट हो गई। तो ए हमारी सीरीज जो है कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो ऑप्शन यहाँ पर चेक करिए, पहले ऑप्शन में गिवन है ए इज कन्वर्जेंट, दूसरे में बी इज नॉट, ए इज नॉट कन्वर्जेंट, तो बी ऑप्शन तो हमारा गलत ही होगा, क्योंकि ए हमारी क्या आई है, कन्वर्जेंट आई है। और डी में नाइदर ए कन्वर्जेंट नॉर बी, तो ए हमारी कन्वर्जेंट है, तो ए, बी और डी हमारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए। अब बात करते हैं बी सीरीज की, बी क्वेश्चन, सॉरी बी ऑप्शन की, क्या कहता है ये, बी ऑप्शन नहीं है, बी सीरीज है, ठीक है। तो बी नंबर वाली सीरीज हमें क्या कहती है, बी नंबर वाली सीरीज ये है log ऑफ 1 प्लस में 1/n², ठीक है। तो यहाँ इसको हमने मान लिया ए एन, ठीक है। ए एन हमारा हो गया, लेट ए एन इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस 1/n², ठीक है। बी एन मैंने यहाँ पर चूज कर लिया 1/n², तो ये है तो हमारा कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट से, ठीक है। अब ए एन बाय बी एन में यहाँ पर लिमिट लगाती हूँ, अगर वो हमारी क्या आ जाती है, नॉन जीरो फाइनाइट आ जाती है, एन टेंस टू इन्फिनिटी, नॉन जीरो और फाइनाइट आ जाती है, तो ये हमारी क्या करेगी, कन्वर्ज डाइवर्ज टुगेदर करेगी, और बी एन पर ये डिपेंड करेगी, ठीक है। तो बी एन अगर कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन हमारी ये है log ऑफ 1 प्लस में 1/n², और बी एन हमारी 1/n² आ जाएगी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये इसकी पावर में लगा दिया। तो यानी कि ये हमारे पास बनेगी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log ऑफ 1 प्लस 1/n² की पावर n², इसकी लिमिट हमारी क्या होती है, ई होती है, तो log ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नॉन जीरो फाइनाइट आ गई, तो बी एन की लिमिट हमारे पास क्या थी, 1/n², बी एन की वैल्यू क्या थी, 1/n², और ये कन्वर्जेंट क्या है, पी टेस्ट से कन्वर्जेंट है। तो ए एन भी हमारा क्या हो जाएगा, बिहेवियर सेम हो जाएगा, तो ए एन हमारी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो ए और बी हमारी कैसी हैं, कन्वर्जेंट है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे बोथ ए एंड बी आर क्या हो जाएंगी, यहाँ पर कन्वर्जेंट हो जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 50, उसके बाद टोटल 60 आते हैं ना पार्ट बी में, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है। कैसा गिवन है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है, जिसके रियल कोफिशिएंट्स है। सपोज दैट एफ एक्स हैज एग्जैक्टली 1 रियल रूट, एफ एक्स के पास कैसा रियल रूट है, एग्जैक्टली 1 रियल रूट है। तो यानी कि एफ हमारे पास है डिग्री 3 का पोलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है। तो एक रियल, इसका एक रियल रूट है, 1 रियल रूट तो हमारे पास गिवन है, तो बाकी के दो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, ठीक है। दो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। जैसे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब -1 अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, एक मिनट, 3 रियल क्या है, हमें इस टाइप से इक्वेशन लेनी है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये नहीं, -1 ही ले लो, क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा x -1 x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक रियल रूट हो जाएगा और दो कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएंगे, तो x³ -1 इज इक्वल टू 0। ये इस टाइप से पोलिनोमियल है जिसका एग्जैक्टली 1 रियल रूट है, एग्जैक्टली क्या है, 1 रियल रूट है, अदर 2 कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्लैरिफाई हो गया, किसने क्या बोला है, जो हमारा स्मॉल एफ है उसके पास एक रियल रूट है और दो कॉम्प्लेक्स। और एक बात याद रखना, कॉम्प्लेक्स एक रूट कॉम्प्लेक्स कभी नहीं होता, कॉम्प्लेक्स के जो रूट होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, यानी कि अल्फा प्लस माइनस बीटा की फॉर्म में हमेशा पेयर में आते हैं कॉम्प्लेक्स के जो रूट होते हैं, ठीक है। तो आगे समझ में यहाँ तक। उसके बाद एंड दैट दिस रूट इज सिंपल रूट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड फॉर ऑल एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ, एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, किसका, एफ एक्स का इंटीग्रेशन। मान लो एफ एक्स हमारे पास ये पोलिनोमियल है x³ -1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे, हो जाएगा x की 4/4 माइनस में x, तो इस टाइप से हमारा एक रूट मतलब एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब यहाँ पे चूंकि एफ एक्स जो कैपिटल एफ एक्स है क्या है, स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है। अभी हमने किया है कि स्मॉल जो एफ एक्स बनेगा एंटी डेरिवेटिव, स्मॉल एफ एक्स का डेरिवेटिव करने इंटीग्रेशन करने के बाद, तो कितने डिग्री का बन जाएगा, ये 4 डिग्री का बन जाएगा। कितनी डिग्री का बन जाएगा, 4 डिग्री का बन जाएगा। तो अब इसने ये पूछा है कि इसके पास कितने रियल रूट होंगे, कितने रियल रूट होंगे। तो अब इसके पास मान लो एक भी रियल रूट नहीं होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और 4 हो जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी है रियल रूट्स की। अब यहाँ पे आप देखिए
क्योंकि कॉम्प्लेक्स के रूट पेयर में होते हैं। मान लो अगर एक रियल रूट हमारा हो गया, एग्जैक्टली वन रियल रूट हमारा हो गया, तो 3 कॉम्प्लेक्स के रूट हमारे हो ही नहीं सकते। कॉम्प्लेक्स के तो 2 ही रूट हो सकते हैं, है ना। आई बात समझ में। कॉम्प्लेक्स के पेयर में रूट होते हैं तो 3 तो होंगे नहीं, 2 ही होंगे, तो बच गया एक एक्स्ट्रा। तो हमने बोला है कि एग्जैक्टली वन रियल रूट है, बाकी 3 कॉम्प्लेक्स, तो ये पॉसिबल नहीं है केस। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ले लिया, मान लो 3 रियल रूट ले लिए, तो एक कॉम्प्लेक्स हमारा बचेगा। तो एक कॉम्प्लेक्स तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पेयर में होते हैं। तो ये केस भी गया, यानी कि ना तो एक रियल रूट होगा, ना 3 रियल रूट यहाँ पर होंगे। ठीक है, अब बचा हमारे पास 0, 2 और 4। 0 अगर मान लो यहाँ से, अभी हमारे पास 3 केस, यहाँ तो एक वाला कट गया, 1 रियल रूट नहीं होगा, 3 रियल रूट हमारे नहीं होंगे। अब बचे हमारे पास एटमोस्ट 2 होंगे, एग्जैक्टली 4 होंगे, क्या होंगे। ठीक है, हो गया, यहाँ तक आ गया समझ में। अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज बची हैं क्या, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4। ठीक है, 1 और 3 वाले मैंने यहाँ पर काट दिए हैं, और क्यों नहीं होंगे ये मैंने आपको रीज़न दे दिया है। ठीक है, आगे समझ में। अब एग्जांपल लिए देखिए, अब मैंने एफ ऑफ एक्स को यहाँ पर क्या ले लिया, स्मॉल एफ ऑफ एक्स को मैंने x-1 x² + 1 ये ले लिया। ठीक है, क्योंकि इसके 3 डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा ये, और इसके जो है एक रियल रूट है, 2 इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। ठीक है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसको सिंप्लीफाई करो, x³ - x² + x-1, और मैं इसका कैपिटल F यानी कि एंटी डेरिवेटिव निकालूँ, तो ये x⁴/4 माइनस में x² x³ प्लस में x² माइनस में x, और प्लस में हमारा कोई कांस्टेंट आ जाएगा c। ठीक है, तो यहाँ से अब चेक करिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट यहाँ से पता लगाइए इस इक्वेशन से। नंबर ऑफ पॉजिटिव बाय कहाँ से, जो हमारा टेस्ट है ना, जहाँ से हम ये पता करते हैं कि एफ ऑफ एक्स को कितने साइन चेंजेस है। ठीक है, तो वो टेस्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया है, x⁴/4 माइनस में x³ / 3 प्लस में x² / 2 माइनस में x + c। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कैरेट रूल ऑफ हम साइन लगाएंगे, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट क्या होगा, डिस्कैरेट रूल ऑफ साइन हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट आएंगे। कैसे, यहाँ से देखो, पहले तो सिंपल यहाँ पे साइन चेंज देखो, 1, 2 और 3, कितने हैं यहाँ पर साइन चेंजेस, 3 है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट यहाँ पर कितने होंगे, एटमोस्ट 3, यानी कि <= 3, एटमोस्ट 3 हो जाएंगे। ठीक है, एटमोस्ट 3। और फर्स्ट ऑप्शन में बोला है एग्जैक्टली 1 रियल, ये तो 1 मिनट खत्म हो गया था। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट क्या होंगे, रियल रूट एटमोस्ट 3 क्या हो जाएंगे, एटमोस्ट 3। अब मैं नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट की बात करूँ, तो पहले नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह -x चेंज करेंगे, तो कोई भी साइन चेंज नहीं आएगा, नो चेंज ऑफ साइन। ठीक है, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नंबर ऑफ नेगेटिव रूट कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, एग्जैक्टली 4 रियल रूट नहीं होंगे, क्योंकि एटमोस्ट 3 होंगे। बी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए, इसने बोला है एटमोस्ट 1 रियल रूट, एटमोस्ट 1 रियल रूट तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट कितने आ रहे हैं, एटमोस्ट 3 आ रहे हैं, तो इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है, तो डी ऑप्शन गलत। एटमोस्ट 2 रियल रूट हमारे हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। एटमोस्ट 2 रियल रूट हमारे हो सकते हैं, और एटमोस्ट 3 रियल रूट हमारे यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में, तो ऐसे हम इसको डिस्कार्ड करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, f(r to r) भी डिफाइंड बाय f ऑफ x, हमारे पास ये फंक्शन डिफाइंड है। f' भी इट्स डेरिवेटिव, f इसका क्या है, डेरिवेटिव हमारे पास गिवन है। लेट s हमारे पास ये सेट गिवन है, c बिलोंग्स टू r सच दैट f' इज लेस देन इक्वल टू c ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r विच वन ऑफ द इज ट्रू। तो यहाँ पे देखो, एस एम्प्टी, एस नॉन एम्प्टी, मतलब सारी चीज़ें एस के ऊपर ही यहाँ पर सोल्व होंगी। एस का ही हमें यहाँ पर बताना है कि एस हमारा क्या बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से पहले इसको उठाइए, एस के अंदर क्या कंडीशन है, जो भी हमें सेट दिया होता है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछनी होती है, तो हम वही सेट पहले उठाते हैं और उसी की ही हम बात करते हैं, उसी को ही हम इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप उठाइए f' इज लेस देन इक्वल टू c ऑफ fx। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ f'
माइनस में सी ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको मैं यहाँ पर कैसे लिख सकती हूँ? तो एक बात आप देखिए, यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा आपको पता होगा। अगर कोई इक्वेशन इस टाइप से है, किस टाइप से, y डैश माइनस में सी वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम पार्शियल डेरिवेटिव में कैसे सोल्व करते थे पीडी में क्वेश्चन, y डैश माइनस सी वाई इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करते थे d माइनस सी इज इक्वल टू 0 ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, d इज इक्वल टू सी, तो y हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा ई रेज टू द पावर सी एक्स, या सी आएगा सी एक्स, वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर सी एक्स। और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस सी इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस सी एक्स हमारा ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स एफ एक्स ई रेज टू द पावर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर लिख दिया, बाहर लिख दिया डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने इसको लिख दिया। अब ये लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये कैसा है, हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर दिस इज डिक्रीजिंग है। अब क्योंकि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, तो यहाँ से x किस में बिलोंग करता है, 0 से 1 पे। तो देखिए यहाँ से जब x हमारा 0 से 1 पे बिलोंग करता है, यानी कि 0 लेस देन x लेस देन 1, और फंक्शन कैसा है हमारा, डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, तो ये इनइक्वालिटी जो है यहाँ पे मैं ऐसे करूँगी एच ऑफ 1 एच ऑफ एक्स और एच ऑफ 0, जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन कैसा है हमारा, डिक्रीजिंग है। ये ऐसे रहेगा, मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, फंक्शन कैसा है हमारा, डिक्रीजिंग है, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 है, तो यहाँ पर मैंने एच लगाया ना, तो ये देखो 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 है, तो एच ऑफ 0 मैंने यहाँ पर किया, एच ऑफ एक्स मैंने यहाँ पर किया, एच ऑफ 1 मैंने यहाँ पर किया, तो ये इनइक्वालिटी हमारी ऐसे चेंज हो जाती है, एक फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो अब यहाँ से देखिए एच ऑफ 1 हमारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1, और ये जो एच एक्स है ना वो हमारा क्या है, एफ एक्स ई रेज टू द पावर माइनस सी एक्स। एच एक्स हमारा यहाँ पर क्या है, एफ एक्स ई रेज टू द पावर माइनस सी एक्स। तो यहाँ से एच ऑफ 0 की वैल्यू निकालो और एच ऑफ 1 की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी, एच ऑफ 0 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0, एच ऑफ 1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0, दोनों की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0। तो यानी कि एच एक्स हमारा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, इस पे हमारी क्या आ गई, x इज इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू 0 1 विच इज सबसेट ऑफ r, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए हमारी एच एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 यहाँ पर आ गई है। तो दैट मीन्स f ऑफ x ई रेज टू द पावर माइनस सी एक्स, ये किसके इक्वल था, एच एक्स के इक्वल था, और एच एक्स की इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। तो क्लियरली ये तो हमारा कैसा है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो एफ ऑफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। बट ये हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, लेकिन x किस में बिलोंग करता है, 0 से 1 में, और f ऑफ x क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, जब x हमारा 0 से 1 पे बिलोंग करता है, तो f ऑफ x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो सो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि हर एक x बिलोंग्स टू r के लिए हमारा फंक्शन तो 0 आ रहा है, लेकिन गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारी x बिलोंग्स टू 0 to 1 पे ये वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो दैट मीन्स s के अंदर ऐसा कोई c एग्जिस्ट नहीं करेगा जहाँ से हमारी ये वैल्यूज़ जो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए एफ एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब ऐसा कोई हमारा इंटरवल c एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ऐसा हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, ऐसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x बी ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट एंड y इज इक्वल टू f इनवर्स 0 सच दैट f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन x, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी जो है ट्रू रहेगी। ठीक है, बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू रहेगी। इसने बोला है x हमारा नॉन एम्प्टी है और फाइनाइट है, ठीक है, नॉन एम्प्टी है और फाइनाइट है, y हमारे पास ये रियल वैल्यूड फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखिए ऑप्शन क्या कहता है, y इज एन इनफाइनाइट सेट, y कैसा है, इनफाइनाइट सेट है, y हैज़ 2 की पावर x एलिमेंट है इसके अंदर, देयर इज ए बाइजेक्टिव फ्रॉम फंक्शन फ्रॉम x टू y, सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम x टू y। ठीक है, अब मान लो x एक नॉन एम्प्टी और फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, और y के अंदर क्या है, f इनवर्स 0 की मतलब इमेज यहाँ पर पूछी है। तो मान लो x अगर फाइनाइट सेट है, मान लो इस सेट के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट है, ये हमारा x है, और ये y इज इक्वल टू एफ इनवर्स 0, एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन x, यानी कि पूरा कंप्लीट मान लो यहाँ पर 0 किसने इनवर्स इमेज हमसे पूछी है y ने। तो ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए
अगर मैं एक ऐसा फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दूँ, देखो 1 की इमेज यहाँ पर भी ऊपर नीचे कोई नंबर है, यहाँ पर भी ऊपर नीचे कोई नंबर है, तो 1 की इमेज हो जाए, 2 की हो जाए, 3 की हो जाए, और मान लो 0 की हमें ना मिले, तो इस केस में हमारा जो एफ इनवर्स 0 है क्या हो जाएगा, हमारा एम्प्टी हो जाएगा एम्प्टी। अब दूसरी बात, अगर मैं ऐसा नंबर ले लूँ 1 2 3 और यहाँ पर 0 ऊपर नीचे इसके नंबर है, 0 की इनवर्स इमेज 1 है, 0 की 2 हो जाए और 3 मतलब 0 की 3 हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ से हमारा एफ इनवर्स 0 क्या बनेगा, यहाँ से हमारा एफ इनवर्स 0 की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, 1 2 और 3 यही आएगी, और ये पूरा क्या हो गया, हमारा एक्स हो गया। क्या हो गया, हमारा एक्स हो गया। अब यहाँ से देखिए, तो ऐसे ही सिमिलरली अगर हम ऐसे प्रोसीजर करेंगे तो हमारे पास जब कार्डिनलिटी ऑफ एक्स हमारे पास 3 है, तो उसकी वाई की कार्डिनलिटी में 2⁻³ एलिमेंट यानी कि 8 एलिमेंट आएंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं मैं बताती हूँ। पहला हमारी हो सकती है, मतलब वो 5 हो सकता है, पूरा एक्स आ सकता है, यानी कि 0 की इनवर्स इमेज 1 भी हो सकती है, अलग से 2 भी हो सकती है। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे तो 1 2 हो सकती है, 1 3 हो सकती है, ठीक है, और 2 3 हमारी हो सकती है, ठीक है, और पूरा 1 2 3 भी हो सकती है। तो कितने एलिमेंट हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एलिमेंट हमारे। इस टाइप से हम इसको एफ इनवर्स 0 की इमेज यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि एक्स हमारा फाइनाइट है, ठीक है। तो ये हमारा 8 एलिमेंट हो गए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁻³ कार्डिनलिटी ऑफ एक्स। आई बात समझ में। तो यहाँ से हमारा जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए हमारा गलत, वाई इनफाइनाइट कभी हो ही नहीं सकता, फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट की जो इमेज इनवर्स इमेज भी फाइनाइट होगी और पर इमेज भी जो है फाइनाइट हमारी होगी, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट तो पॉसिबल है ही नहीं। देयर इज ए बाइजेक्टिव, नहीं, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स हमारी 3 है और कार्डिनलिटी ऑफ वाई हमारी कितनी है, 8 है, तो ये आपस में इक्वल है ही नहीं, तो बाइजेक्टिव तो होगा नहीं। अब बाइजेक्टिव ही नहीं है तो सब्जेक्टिव का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, तो देयर इज ए सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। आ गया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ आर टू आर बी डिफरेंशिएबल फंक्शन। फंक्शन कैसा गिवन है, डिफरेंशिएबल हमारे पास गिवन है, सच दैट एफ एंड इट्स डेरिवेटिव एफ डैश हैव नो कॉमन जीरो, मतलब एफ के पास और उसके डेरिवेटिव के पास कोई भी कॉमन जीरो नहीं है। मान लो मैंने फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है, इसके पास 2 जीरोज हैं और कौन कौन सी है, 1 और 2। इसका डेरिवेटिव जब मैं करूंगी तो ये इसके डेरिवेटिव का हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x माइनस 1 प्लस में x माइनस 2। जब इसको सोल्व करूंगी तो हो जाएगा 2x माइनस 3, तो इसके पास कौन सी जीरो आ जाएगी, इसके पास आ जाएगी हमारी 3/2, तो कॉमन जीरो नहीं है। हो गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, ये हमारे पास आ जाएगी। अब क्योंकि क्लोज इंटरवल 0 to 1 की बात है तो ये ऑप्शन हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी जीरो हमारे पास 3/2 आई है, यानी कि 1.5 आ गई जो इससे बाहर है, तो हमें ऐसा कोई दूसरा एग्जांपल यहाँ पर सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया f इज इक्वल टू एक्स इंटू में x माइनस 1 ले लिया, तो इसकी जीरोज कौन सी होगी, 0 और 1। डेरिवेटिव जब मैं करूंगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 1, तो ये हो जाएगी हमारी हाफ, जो कि इस इंटरवल के अंदर है। आगे समझ में। अब यहाँ पे इसने बोला है एफ ऑफ 1/2, डी ऑप्शन में एफ ऑफ 1/2 जब मैं पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा, 1/2 जब मैं पुट करूंगी 0 आएगा, नहीं, ये हो जाएगा 1/2 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस 2, यानी कि माइनस का हाफ, और ये हो जाएगा माइनस का 1/4 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत हो गया। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। एफ नेवर वैनिशेज इन 0 to 1 के बीच में एफ वैनिश नहीं होगा, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1, 0 पर भी इसकी वैल्यू 0 और 1 पर भी इसकी वैल्यू 0 ही आ रही है, तो ये तो खत्म हो रहा है, तो ए ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला है, एफ हैज एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी जीरो, एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी जीरो, और सी ऑप्शन में एफ हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरोस कैसे होगी भाई, एफ के पास तो 2 ही जीरो आई हैं, इस इंटरवल के अंदर 2 ही आई है, तो सी ऑप्शन भी गलत, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एफ हैज एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी जीरो, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ओके, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, वेहर ए एन इज इक्वल टू दिस सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, ए एन की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर देखिए ए एन हमारे पास क्या है, ये है a2n, यानी कि इवन पे वैल्यू क्या आ जाएगी, n π/2 प्लस में n π/3, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इसकी वैल्यू कोस है बाहर, कोस ये आ जाएगी हमारे पास 3 और 2 5 n π/3 दूनी 6, ये आ जाएगी 6 a2n की वैल्यू। और जब n हमारा ओड है, ये इवन है,
और जब n हमारा ओड रहेगा तो उस केस में इसकी वैल्यू हमारे पास -n π/2 प्लस में n π/3 और ये बाहर कोस भूलना मत, ये कोस हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस में कोस माइनस थीटा, थीटा होता है इसलिए मैं माइनस साइन को पहले खत्म करी, 3 में से 2 गया 1 तो n π/6 इसकी वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। अब कुल मिला के कोस की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच रहती है, -1 लेस देन इक्वल टू an लेस देन इक्वल टू 1 और a to n जब करेंगे तो इवन की भी कोस की वैल्यू इसके बीच रहेगी। तो इन्फीमम वैल्यू हमारी ये है और सुप्रीमम वैल्यू हमारी ये है। तो ऑप्शन में क्या है, सुप्रीमम ये गलत है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, ट्रू है, सी और डी हमारे गलत हैं। ठीक है, आ गया समझ में, तो 60 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए पार्ट सी, पार्ट बी में कोई भी क्वेश्चन की क्लैरिफिकेशन अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, तो आपको बता दिया जाएगा, तुरंत ही आपको जो है आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पार्ट सी का। पार्ट सी पे हम पहुंच गए हैं, तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन हमसे पार्ट सी में। लास्ट में मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगी कि हमारा जो एग्ज़ाम है इसमें जो हुआ था दिसंबर में कितने नंबर का हमसे ये तीनों सब्जेक्ट मिला के पूछे गए थे। उससे पहले वाला हमें आपको बता दिया था 2024 में जो पूछा था कितने नंबर का हमसे पूछा था, ठीक है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा पार्ट सी से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 74, fn बी द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1, fn x हमारे पास ये गिवन है, x की पावर n log ऑफ 1 प्लस रूट एक्स बाई 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है ट्रू है, ठीक है। अब बताना जरा, थोड़ा सा सोचना कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है पॉइंट वाइज, ठीक है। पॉइंट वाइज हम इसकी कन्वर्जेंस चेक कर लेते हैं। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एफ ऑफ एक्स हम निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ, क्लोज इंटरवल 0 to 1, जब 0 है, जब हमारी x की वैल्यू 1 है और जब हमारी x की वैल्यू बिलोंग करती है ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में। तो जब x की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, और जब x की वैल्यू 0 to 1 में बिलोंग करती है तो भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। तो यानी कि ये कन्वर्ज करती है पॉइंट वाइज। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक करनी है। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हम कैसे चेक करेंगे, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हम चेक करेंगे mn टेस्ट से। mn हमारा होगा सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे, तो ये हो जाएगा fn x माइनस में f ऑफ x का मोड, तो ये हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। fn x की वैल्यू हमारी आ जाएगी xn log 1 प्लस में रूट एक्स बाय 2, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी सुप्रीमम, ठीक है। अब यहाँ पे इस इंटरवल में सुप्रीमम वैल्यू कौन सी है, 1 है। सुप्रीमम वैल्यू क्या है, 1 है। जब मैं यहाँ पर 1 पुट करूंगी और लिमिट टेंड कराऊंगी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एम एन कन्वर्ज कर जाएगा 0 की तरफ एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया 0 to 1 क्लोज इंटरवल पर। ए और बी, जब हमारा ये सेमी क्लोज्ड ओपन इस पे जाएगा ना तो हाफ एम एन जो है डज नॉट कन्वर्ज कर जाएगा 0 की तरफ, वो कन्वर्ज नहीं करेगा, वो हाफ वैल्यू की तरफ कन्वर्ज करेगा। तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं होगा इस ओपन सेमी ओपन इंटरवल पर, ठीक है ना। तो यहाँ से सी ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो एम एन डज नॉट सबसे ईजीएस्ट जो रिजल्ट है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करने का वो है हमारा एम एन टेस्ट, वरस्ट्रास एम टेस्ट। यूसी हमें चेक करने का सबसे आसान तरीका और जो हमें एकदम बिल्कुल सही सटीक जो आंसर देता है वो है हमारा वरस्ट्रास एम टेस्ट, ठीक है। कर लोगे, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, सपोज दैट एफ closed -1 to 1 to r is continuous function, which of the following implies that f is identically 0, f is identically 0, इनमें से कौन सा ये इम्प्लाई करता है कि f हमारा जो है आइडेंटिकली क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हमारा इसका भी सॉल्यूशन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो इसने क्या बोला है, पहले तो हम ये ओड और इवन यहाँ पर खेल ख़त्म करते हैं। ओड और इवन का खेल अगर ख़त्म हो गया तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ले लें n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओड के लिए बोला है। अगर ये वैल्यू है, अगर n हमारा ओड वैल्यूज़ रख रहा है तो f की जो वैल्यू आएगी वो आइडेंटिकली 0 आएगी, ऐसा है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर n हमारा ओड है तो वो किस टाइप का होगा, 2n+1 टाइप का हमारा होगा। तो 2n+1 टाइप का होगा तो इसका मतलब -1 to 1 fx
एफ एक्स इंटू में एक्स की पावर एन डी एक्स। एफ एक्स को मैंने यहाँ पर चूज कर लिया 1, क्या चूज कर लिया 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स की पावर हमारा 2n प्लस में 1 डी एक्स, क्योंकि n हमारा ओड है, एफ एक्स की वैल्यू मैंने क्या ले ली 1 ले ली। अब जब इसका मैं क्या करूँगी, इंटीग्रेशन करूँगी, इसको सोल्व करूँगी, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। लेकिन फंक्शन जो है एफ एक्स, इसने बोला था वो हमारा आइडेंटिकली 0 होना चाहिए, लेकिन ये तो आइडेंटिकली 0 नहीं है, क्योंकि एफ एक्स तो मैंने 1 लिया था, 1 नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर n इवन है, इसकी वैल्यू 0 है, तो फंक्शन क्या आइडेंटिकली 0 होगा, तो ये इवन के केस में हम चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया एफ ऑफ एक्स को x, और जब n इवन है तो वो 2n टाइप का होगा, तो ये हो जाएगा -1 से 1 x इंटू में x की पावर 2n इज डी एक्स इज इक्वल टू -1 to 1, ये हो जाएगा x की पावर 2n + 1, और ये केस अभी हमने सी ऑप्शन में सोल्व करा, नो ये हमारा 0 के इक्वल आ जाएगी इसकी वैल्यू। लेकिन x एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू 0, आइडेंटिकली 0, तो ये हमारा नहीं आया, तो डी ऑप्शन भी गलत। सेम ऐसे ही हमारा फॉर ऑल के लिए ए भी गलत, ए सी और डी ना ओड पे है ना इवन है, तो किसी के लिए भी नहीं होगा। तो ये सिर्फ किसके लिए ट्रू होगा, ये हमारा ट्रू होगा फॉर ऑल रियल पोलिनोमियल एक्स के लिए ट्रू हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। और ये एक रिजल्ट है, थ्योरम है, आप लोग लिख लीजिए क्या, लेट एफ क्लोज इंटरवल ए टू बी आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, सच दैट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू में पी एक्स यानी कोई पोलिनोमियल डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी पोलिनोमियल पी एक्स, देन फंक्शन इज आइडेंटिकली 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। दिस इज द रिजल्ट, ये सारा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा करेक्ट रहेगा। आ गया समझ में, इजीएस्ट क्वेश्चन 74 75 इजी क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80th, क्या कहता है, फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन f(0, 1 to 0, 1) कंसीडर द फंक्शन कैपिटल F हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, 0 1 क्रॉस 0 1, ठीक है, गिवन बाय एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा एफ ऑफ वाई। देखो रिलेशन इसमें चेक करना है क्या गिवन है, रिलेशन यहाँ पर क्या गिवन है, स्मॉल एफ हमारा यहाँ पर जा रहा है 0 1 से 0 1 सिंपल पे, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर की हुई है कैपिटल एफ में, और जो कैपिटल एफ एक्स वाई है वो क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स कोमा एफ ऑफ वाई, ऐसा एक फंक्शन हमारे पास गिवन है, और जहाँ पर डेरिवेटिव जो है स्मॉल एफ का वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 हर एक x बिलोंग्स टू 0 1 के लिए, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1 के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई अगर करना चाहूँ, ये हमारा डेरिवेटिव क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 अगर डेरिवेटिव है तो दैट मीन्स डेरिवेटिव की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी या हमारी क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो जाएगा, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 हुई तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन 0 हुई तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो जाएगा। अब बी ऑप्शन में इसने बोला है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, नहीं, वो डिक्रीजिंग भी हो सकता है और इंक्रीजिंग भी हो सकता है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी अभी प्राप्त नहीं है, तो बी ऑप्शन में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गई हमारी बात। अब यहाँ पे एक रिजल्ट हम लगाएंगे, फिर फंक्शन अगर हमारा कॉन्टिन्यूस है प्लस स्ट्रिक्टली मोनोटोन है, कंटिन्यूस प्लस स्ट्रिक्टली मोनोटोन, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज 1 1, डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको चाहो तो कॉपी में नोट कर लो। फंक्शन कंटिन्यूस है, स्ट्रिक्टली मोनोटोन है, तो कैसा होगा, 1 1 होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया है। हो गए 2 ऑप्शन यहाँ पर खत्म। अब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा क्या कहता है, फॉर एवरी एक्स डैश वाई डैश बिलोंग्स टू दिस देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सच दैट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश। ये हमारी सिंपल जस्ट डेफिनेशन, जैसे हम ऑन टू प्रूव करते हैं ना वैसे ही, तो ऐसा हमारा एग्जिस्ट होगा। चलिए मैं प्रूव करके दिखा देती हूँ। लेट एक्स डैश वाई डैश, लेट तो क्या ही ये गिवन है, किसमें बिलोंग करता है, 0 1 क्रॉस 0 1 पे, ठीक है, तो इसका मतलब एक्स डैश हमारा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से 1 पे, और हमारा वाई डैश जो है बिलोंग करेगा किसमें, 0 to 1 पे। ये मतलब हो गया हमारा, ये कोडोमेन से आ रहे हैं, एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, कोडोमेन से आ रहे हैं, और ये जाने चाहिए किसमें, डोमेन में, ठीक है। तो ये कोडोमेन से, तो यानी कि एक्स डैश बिलोंग टू 0 1 करा, तो यहाँ से हम क्या कह देंगे, एक्स बिलोंग करेगा 0 से 1 पे, डोमेन में चला गया ये एलिमेंट, और क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये बात याद रखना,
और 1 1 अभी हमने प्रूव कर दिया है। तो ये यहाँ से एक्स डैश अगर कोडोमेन में बिलोंग करा है तो उसकी जो इमेज है यानी कि एक्स किस में जाएगी, डोमेन में जाएगी। तो सेम वाई यहाँ पर जाएगी 0,1, ठीक है, वाई बिलोंग्स टू 0,1। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा एक्स डैश और एफ वाई इज इक्वल टू हमारा वाई डैश। तो देयरफॉर जो हमारा एफ है वो कैसा है, सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या हो जाएगा, सर्जेक्टिव। तो यहाँ से एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या था हमारे पास गिवन, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा एफ ऑफ वाई, और ये क्या है, एक्स डैश और वाई डैश के इक्वल है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। डायरेक्ट सिर्फ रिजल्ट बेस्ड डेफिनेशन थी, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फंक्शन 1 1 है, बी गलत है, सी हमारा हो गया एग्जिस्ट, ठीक है, रिजल्ट से। अब इसने क्या बोला है, द टोटल डेरिवेटिव, बिल्कुल सही बात है। फंक्शन हमारा एफ एक्स ये था ना, डेरिवेटिव, पहले डेरिवेटिव ही निकालो। डेरिवेटिव क्या होता है, जैकोबियन मैट्रिक्स जब हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि एफ एक्स गिवन है ना, यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या, पार्शियल डेरिवेटिव एफ वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एफ वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये है ना, क्योंकि कैपिटल एफ में एफ एक्स और एफ वाई दो वैल्यूज है। तो जैकोबियन मैट्रिक्स से यहाँ से अब इसका डेरिवेटिव करके इसका डेटरमिनेंट जब मैं सोल्व करूँगी तो इसकी डेटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डेटरमिनेंट की वैल्यू हमारे आ जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ एफ हमारा आ जाएगा एफ डैश एक्स एफ डैश वाई विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्या आ जाएगी, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, इन्वर्टिबल। द टोटल डेरिवेटिव इज इन्वर्टिबल, क्योंकि डेरिवेटिव की वैल्यू क्या, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, नॉट इक्वल टू 0। तो डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो ए, सी और डी तीन ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। बी हमारे यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है। आ गया समझ में। फिर भी कोई भी, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर नहीं समझ आती है ना डेफिनेशन या भी कोई भी क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना प्लीज़, ठीक है। मैं दोबारा आपको समझा दूंगी, ठीक है ना। और कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी गड़बड़ी दिखे तो वो भी प्लीज़ मेंशन कर देना, ताकि मैं वो करेक्ट कर सकूँ, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बस थोड़ा सा ये है ना कि प्रैक्टिस अगर हमें अच्छी आती है, डेफिनेशंस हमारे क्लियर हैं, कंसेप्ट्स हमारे क्लियर हैं, तो क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमसे नहीं पूछे जाते हैं। और ये आपने देख भी लिया होगा, और मैं जैसे पढ़ा रही हूँ तो आपको समझ भी आ रहे होंगे, इतनी भी गारंटी है मेरी। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ आ रहे हैं, मैं पूरा एफर्ट डाल रही हूँ आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से आपको आ भी रहा होगा समझ, ऐसी तो मतलब कोई बात नहीं है कि आपको समझ ना आए। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। क्या कहता है, एफ आर टू आर बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन सच दैट मोड ऑफ एफ एक्स माइनस मोड ऑफ एफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसको क्या करना है, इसको हमें प्रूफ करना है, मतलब इसने ये 1 1 ऑन टू ही दिया है। तो चलिए फिर शुरू हो जाते हैं, इसको देखते हैं ये 1 1 बनेगा या ऑन टू बनेगा, क्या बनेगा। तो यहाँ से देखिए, हमने मान लिया लेट कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है, हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई ले लिया। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी log ऑफ 1 प्लस में एक्स माइनस वाई का मोड जो है लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, जब एफ एक्स इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, एफ वाई ले लिया। अब एक रिजल्ट देखिए, 1 प्लस में मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगी। बोथ साइड मैंने log यहाँ पर लगा दिया, तो 1 प्लस में मोड एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ 1, ये क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से इंप्लाई करेगा ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो कुल मिला के ये 1 प्लस में मोड एक्स माइनस वाई किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। तो मोड एक्स माइनस वाई, सॉरी, ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये आया ना हमारे पास, ये आया log ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस में मोड एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई। तो कुल मिला के हमारा मोड एक्स माइनस वाई क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से इंप्लाई कर गया एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो गया, एफ इज नेसेसरली 1 1। और log फंक्शन हमेशा कैसा होता है, उनटू होता है, किस इंटरवल पे, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो सी ऑप्शन नेसेसरी ऑन टू। तो ए और सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, P such that R square to R be a function defined by P x y is equal to x। इस तरीके से हमारा जो है फंक्शन डिफाइन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब इसने यहाँ पर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो सब में ये बोला है कि स्टेटमेंट कौन सी यहाँ पर ट्रू रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में हमारा क्या गिवन है, यहाँ पर एक
ऐसा ओपन सर्कल बन रहा है, ओपन सर्कल, ठीक है ना, जिसमें मतलब ये हमारा सर्कल बनेगा यूनिट सर्कल, बाउंड्री पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। देन फॉर विच ईच गामा बिलोंग्स टू PA1, ईच गामा बिलोंग्स टू PA1 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर। बिल्कुल डेफिनेटली हमारे पास इसने क्या बोला है, PA1 जो हमारा बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास, ओपन इंटरवल -1 to 1 मिलेगा, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। तो ये हमारा जो गामा है हम कहाँ से ले रहे हैं, PA1 से ले रहे हैं। तो ये गामा इसका क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट, क्या हो जाएगा हमारा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा तो देयर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट गामा माइनस एप्सिलॉन और गामा प्लस एप्सिलॉन विच इज द सबसेट ऑफ PA1। तो इसका ये मतलब तो ये हमारा रिजल्ट ट्रू है। तो ए ऑप्शन हमारी करेक्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट है। ये हमारा क्या है, क्लोज्ड सर्कल गिवन है, क्लोज्ड सर्कल हमारा गिवन है। देन फॉर ईच, हर एक गामा बिलोंग्स टू PA2 के लिए देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन सच दैट, क्लोज्ड इंटरवल बनेगा ये -1 to 1 बनेगा, ठीक है। अब 1 और 1 तो इसकी बाउंड्री पे है, बाउंड्री पे इसका इंटीरियर पॉइंट तो ये नहीं एग्जिस्ट करवाएगा, तो इसका मतलब ये रिजल्ट हमारा गलत है। हमें इंटीरियर पॉइंट्स के लिए देखना है। A3 XY इज इक्वल टू 0, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ये बात कर रहा है। देन फॉर ईच, ये भी हर एक पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये रिजल्ट भी हमारा ऑब्वियस है, ट्रू है। ए और सी हमारा ट्रू है, बी हमारा गलत है। डी ऑप्शन में XY इज इक्वल टू 1, तो ये रेक्टेंगुलर क्या बनेगा हमारा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इस टाइप से हमारा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा, इसमें हमारा जो 0 जो पॉइंट है, ठीक है, वो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारी बनेगी वैल्यू क्या बनेगी, वो R-0, यानी कि क्या बनेगा हमारा P(A)4, ये बनेगी R-0। तो इसके भी सारे पॉइंट्स जो होंगे इस लाइन के ऊपर रहेंगे, इन लाइंस के ऊपर, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप 0 को, क्योंकि हमने 0 तो यहाँ से बाहर ही निकाल दिया, जो ये हमारा इसका सेट का पावर सेट जो PA4 यहाँ पे ये बनेगा ना, तो ये तो हमने क्या करा, बाहर ही निकाल दिया 0, तो ये बन जाएगा, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट इस लाइन पे रहेंगे। तो A, C और D डायरेक्ट बस समझने वाला क्वेश्चन था, अभी आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस टाइप से, ठीक है ना, रिजल्ट ही थे डायरेक्ट, कुछ इतना खास नहीं था। A, C और D अगर आप स्टेटमेंट देख के अगर आपसे सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो कई बच्चे ऐसे देख के हाँ भाई क्या पता नहीं क्या दे दिया क्या नहीं, तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, वैसे ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ज़्यादा इसमें माइंड लगाना नहीं था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो। यहाँ पे ना 2 रिजल्ट लगे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल के, एक तो फर्स्ट काइंड और एक हमारा सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। और ये वही है, यहीं से आप देख के बता दोगे फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। अगर आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल पता है ना, फॉर्मूले पता है फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के, तो ये क्वेश्चन बस तुरंत हो जाएगा, कुछ सेकंड में ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बताइए अब फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड हमारे पास क्या क्या होते हैं, बताओगे जरा। तो देखो फर्स्ट काइंड हमारा होता है इंटीग्रेशन A to ∞ dx अपॉन में x की पावर p, और p जब हमारा ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू कन्वर्जेंट है, p लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये वैल्यू डाइवर्जेंट है। ये लिख लेना आप अपनी कॉपी पे, ठीक है। फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सेकंड टेस्ट जो हमारा रहेगा वो हमारा रहता है इंटीग्रेशन A to b dx अपॉन में, जब हमारी सेकंड काइंड का मतलब जो हमारी सेकंड लिमिट पर दिक्कत हो, यानी कि b माइनस एक्स की पावर p, ये इसका अपोजिट रहेगा फर्स्ट का। तो p ग्रेटर 1 पे कन्वर्जेंट था, तो यहाँ पे p लेस 1 पे कन्वर्जेंट रहेगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट रहेगा। तो अब यहाँ से आप सीधा रिजल्ट से बता सकते हैं। आई लैम्डा, ठीक है, आई लैम्डा देयर एग्जिस्ट है सब में, तो क्या एक ऐसा एग्जिस्ट मतलब लैम्डा करेगा जहाँ पर ये कन्वर्जेंट होगा, बिल्कुल करेगा। p ग्रेटर 1 पे ये क्या है, कन्वर्जेंट है, तो यहाँ पर मैं आई लैम्डा ग्रेटर 1 पे बोला है तो मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, कन्वर्जेंट हमारी हो गई। एक मिनट, यहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ, के लैम्डा की। तो ये के लैम्डा के लैम्डा मतलब ये कौन सा टेस्ट लगेगा, फर्स्ट, हाँ। तो 2 इज ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, तो K2 हमारा क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया फॉर सम लैम्डा। देयर एग्जिस्ट K2 कन्वर्ज, देयर एग्जिस्ट ए लैम्डा सच दैट K2 मतलब के लैम्डा कन्वर्जेंट, ठीक है। और फर्स्ट वाले में इसने बोला है, फर्स्ट वाला टेस्ट कौन सा भाई,
सेकंड वाला। तो सेकंड में p लेस देन 1 कन्वर्जेंट, तो 0 से 1 के बीच में बिल्कुल यहाँ पर लेस देन 1 हाफ ले लो आप, लैम्डा की वैल्यू लेस देन 1 कन्वर्जेंट, तो ये भी हमारा क्या करेगा, कन्वर्जेंट करेगा। अब यहाँ पे आप देखिए इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ से आई लैम्डा का मतलब जब मैं कॉमन अगर इनका सॉल्यूशन निकालूँ तो आई लैम्डा के लिए हमारे पास आएगा लैम्डा लेस देन 1 कन्वर्जेंट और लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट। और के लैम्डा का जब निकालूंगी तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा ग्रेटर 1 कन्वर्जेंट और लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट। अब यहाँ से कॉमन देखो, लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे तो दोनों क्या आ रहे हैं, डाइवर्जेंट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, दोनों डाइवर्जेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कोई ऐसा है ही नहीं सवाल जहाँ पे ये डाइवर्जेंट पूछा है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिए देयर एग्जिस्ट लैम्डा सच दैट आई लैम्डा कन्वर्जेंस, बिल्कुल सही बात है। आई लैम्डा कन्वर्ज करेगा, जब मैं लैम्डा की वैल्यू 2 ले लूँ, 1.2 1/2 ले लूँ तो ये कन्वर्जेंट करेगा, बिल्कुल करेगा। और के लैम्डा क्या करेगा, 1/2 पे डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो यस, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देयर एग्जिस्ट ए लैम्डा सच दैट के लैम्डा कन्वर्ज, अब एक लैम्डा ऐसा लो जहाँ पर ये कन्वर्ज करेगा, यानी कि मैंने 2 ले लिया, 2 इज ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट करेगा, और ये 2 पे क्या करेगा, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्ज करेगा, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। देयर एग्जिस्ट ए लैम्डा सच दैट आई लैम्डा और के लैम्डा बोथ कन्वर्ज, तो ऐसा कोई मिलेगा पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे डाइवर्ज करेंगे, अदरवाइज ये क्या करेंगे, दूसरे को कंट्राडिक्ट करेंगे, तो सी ऑप्शन गलत है। देयर एग्जिस्ट ए लैम्डा सच दैट नाइदर आई लैम्डा नोर के लैम्डा, यस लैम्डा इज इक्वल टू 1 जहाँ पर ये डाइवर्जेंट है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या है, ठीक है, मतलब नहीं मिलेगा ऐसा जहाँ पर ये कन्वर्ज करेंगे बोथ। ओके, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इजी था, ए बी और डी यहाँ पर क्या है, इसके आंसर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये भी। एफ सच दैट 0 टू इन्फिनिटी टू आर बी द पीरियोडिक फंक्शन, जिसका पीरियड हमारे पास क्या गिवन है, 1 यहाँ पर गिवन है, पीरियड कितना गिवन है, 1 गिवन है। एफ एक्स हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, तो एफ एक्स को सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करो, क्योंकि एफ के बारे में इसने पूछा है कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, तो एफ को पहले हम सोल्व कर लेते हैं। एफ एक्स जब मैं सोल्व करूँगी तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू में 1 माइनस एक्स, जब एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ होएगा, और जब एक्स हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हाफ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x। तो कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू हाफ प्लस पे और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू हाफ माइनस पे, और फंक्शन की वैल्यू हाफ पे, तीनों अगर बराबर हैं तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ये यहाँ से देखो ये सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, बराबर आएंगी, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। सिंपल कंटिन्यूटी की हमने डेफिनेशन लगाई है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस के लिए हम चेक करेंगे डायरेक्ट सिंपल डेफिनेशन, मोड एफ एक्स माइनस मोड एफ वाई को हम यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। सो ये एक्स की वैल्यू होती है, यानी कि 1 माइनस में मोड ऑफ 2x माइनस 1 माइनस में 1 प्लस में मोड ऑफ 2y माइनस 1 कंप्लीट का मोड, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो मोड ऑफ 2x माइनस 1 प्लस में 2y माइनस में, क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना मैंने बाहर, तो ये माइनस हो जाएगा, 1 से फिर 1 कैंसिल, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी मोड ऑफ एफ एक्स माइनस मोड ऑफ एफ वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, 2 मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो इसको हमने चूज़ कर लिया डेल्टा, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। ये हो गया ना, ये क्या हो गई, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई, लेस देन इक्वल टू का साइन था पहले बीच में जब हमने मोड को प्रॉपर्टी लगाई थी ना, मोड की प्रॉपर्टी जब ओपन करा था, तो लेस देन इक्वल टू 2 मोड ऑफ एक्स माइनस वाई विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, एप्सिलॉन, ठीक होगी। तो यहाँ से ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, यहाँ पर व्हेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, इसको हमने नाम दे दिया एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन डैश कर लो, नाम दे दिया, तो ये होगी हमारी एप्सिलॉन, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हमारा हो गया। तो ए और बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद इसने बोला है जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर, एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर की यहाँ पर इसने बात कही है, तो क्या कही है देखिए। अभी यहाँ से आप देखिए, मान लिया लेट एच एक्स को मैंने यहाँ पर ले लिया एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर हमारा कैसा होता है, कंटिन्यूस हमारा होता है, कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। तो एफ एक्स हमारा कैसा है, कंटिन्यूस है, ये अभी हमने प्रूव किया है। तो वो एफ ऑफ एच एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एच एक्स
और क्योंकि फंक्शन दोनों कॉन्टिन्यूस है, एच एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, एफ भी कॉन्टिन्यूस, तो फोक भी इनका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमारा जो जी है वो कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस। तो ए बी सी तीनों क्या हो गए हमारे, ट्रू हो गए। अब बात आती है डी ऑप्शन, जी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो आपको पता है जो हमारा एच एक्स है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये नोट यू सी होता है, नोट यू सी, क्लोज्ड जीरो टू इन्फिनिटी पर हमारा कंटिन्यूस नहीं होता, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से था, ये रहा 12th क्लास का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 12th क्लास का। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। चाहो तो आप है ना 12th का मैथ का बुक देख के ओपन करके वहाँ से देख सकते हो, कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में, बहुत डिफरेंशिएबल वाले चैप्टर में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता है अभी हमें क्या करना है, इसको बताना है कि ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस एट जीरो पर, लेकिन वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या कहती है कि लिमिट हमारी लेफ्ट लिमिट, देखो रिजल्ट मैं बता देती हूँ। रिमूवेबल क्या कहता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो हमारी बराबर होंगी, लेकिन फंक्शन पर वैल्यू जो है इक्वल नहीं होगी, मतलब उस पॉइंट पर f0 पर वैल्यू इक्वल नहीं होगी, तो ये रिमूवेबल कहता है। लेकिन ये हमारी ऐसी डिसकंटिन्यूटी तो है, लेकिन रिमूवेबल ये नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, आप इसको प्रूव करके देखना। मैं वैसे बता देती हूँ, साइन 1/x हमारा कैसा होता है, बाउंडेड होता है। साइन 1/x बाउंडेड होता है, इसकी राइट लिमिट 0 प्लस पे वैल्यू क्या रहेगी हमारी, 0 रहेगी, लेकिन लेफ्ट लिमिट जो आएगी 0 माइनस, वो क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, लेकिन जो है एग्जिस्ट लिमिट नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ से ही क्या आ गई, डज नॉट एग्जिस्ट हो गई लिमिट, तो डिसकंटिन्यूटी हो गई, तो रिमूवेबल ये नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ट्रू इसने हमसे पूछा है, सेकंड में भी इसने बोला है डिसकंटिन्यूटी तो है लेकिन रिमूवेबल नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। साइन ऑफ log x है, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट से चेक करके। ठीक है, रिमूवेबल नहीं, ये नहीं होगी, सिंपल ये डिसकंटिन्यूटी है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सी में FR2R ये हमारे पास गिवन है। देखो अब ये तो बहुत ईजी है, लेफ्ट और राइट लिमिट हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, और ये जंप डिसकंटिन्यूटी बनेगी। जंप डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, जंप डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है, मान लो वो आ गई हमारी ए, लेफ्ट लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है, वो मान लो आ गई बी, लेकिन ए और बी दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, यानी कि राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन आपस में इक्वल नहीं है, तो वो कैसी है, जंप डिसकंटिन्यूटी है। तो ये सी ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर करेक्ट रहेगा, बी और सी। सिंपल 12th क्लास का क्वेश्चन है, आप सोल्व करके देख सकते हैं। वैसे मैं बता देती हूँ, इसकी जो लेफ्ट लिमिट आएगी वो तो आएगी ई, और जो राइट लिमिट आएगी वो, राइट लिमिट तो आएगी हमारी ई और लेफ्ट लिमिट हमारी आएगी 0, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये जंप डिसकंटिन्यूटी है, सी हमारी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। तो ए गलत है, बी और सी हमारे यहाँ पर ठीक है। डी ऑप्शन क्या कहता है, एफ जी क्लोज इंटरवल बी ए टू फंक्शन है, बाउंडेड वेरिएशन के हैं। एफ भी बाउंडेड वेरिएशन का, जी भी बाउंडेड वेरिएशन का है, तो प्रोडक्ट भी बाउंडेड वेरिएशन, एफ प्लस जी भी बाउंडेड वेरिएशन, एफ माइनस जी भी बाउंडेड वेरिएशन, और बाउंडेड वेरिएशन के पास क्या होती है, एट मोस्ट काउंटेबल मैनी डिसकंटिन्यूटीज होती हैं, डायरेक्ट रिजल्ट है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। बी सी और डी, कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा कल रह गया था ना, कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, चलिए इसको अभी हम कर ही लेते हैं। कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंसिडर द एंटायर फंक्शन पी एन जेड समीशन k0 to n zk बाय k फैक्टोरियल। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगी, तो सोल्व करने के बाद ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास बनेगा पी एन जेड, जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास 1 प्लस जेड स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन, ये हमारे बनेगा ई रेज टू द पावर जेड की एक्सपेंशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू है हमारी ई रेज टू द पावर जेड। स्टेटमेंट ट्रू बतानी है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या बतानी है, ट्रू बतानी है। तो अब पहले इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप चेक करो। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन। ठीक है, तो 1/r, जब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो इसकी वैल्यू हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की आ जाएगी हमारी 0, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा r की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। अब मैंने आपको रिजल्ट लिखवाया था, अगर r की वैल्यू हमारी 0 है तो इसका मतलब वो क्या है, कन्वर्ज करेगी ओनली सेंटर, ओनली सेंटर।
ठीक है, और आर अगर इन्फिनिटी है तो वो कन्वर्ज करेगी फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी पर, ठीक है। तो यानी कि ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है, आर की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली। द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस, बिल्कुल कन्वर्ज करेगी टू एन एंटायर फंक्शन यूनिफॉर्मली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट। अगर पूरे सी पर वो कन्वर्जेंट है तो उसके सबसेट पर तो ऑब्वियस सी बात है होगी, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर ट्रू है बाय रिजल्ट। अब यहाँ पर इसने बोला है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पी एन हैज जीरो इन द सेट। अब यहाँ पे इसने जेड बनाया है मोड जेड लेस देन इक्वल टू 2023, रेडियस 2023 का एक सर्कल हमने ड्रॉ करा है जिसका सेंटर क्या है 0 0। अब इसने बोला है कि जितनी भी जीरोज होंगी क्या वो इसके अंदर लाई करेंगी, तो ऐसा नहीं होगा। फॉर ऑल के लिए बोला है तो ऐसा नहीं है। मान लो मैंने यहाँ पर मोड जेड यहाँ पर क्या ले दिया, लेस देन इक्वल टू 1 यहाँ पर ले लिया, लेस देन इक्वल टू 1, तो ये मैंने यहाँ पर सर्कल बना दिया -1 to 1, ठीक है। ये हमारा सर्कल हो गया 0 0, इसकी रेडियस हो गई। अब यहाँ पे देखो जब मैं n इज इक्वल टू 1 ले रही हूँ तो P1 जेड की वैल्यू यहाँ पर 1 प्लस क्या आ रही है, 1 प्लस जेड आ रही है, ठीक है। P2 जेड मैंने यहाँ पर लिया तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई जेड इज इक्वल टू -1 आ गई, ठीक है। अब P2 जेड मैं यहाँ पर लूँगी तो 1 प्लस में जेड स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो यहाँ से इसकी जीरोस जो आएंगी वो क्या आएगी, माइनस का ये हो जाएगा 2 प्लस में 2z प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो जेड स्क्वायर प्लस में 2z प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो जब मैं सोल्व करूंगी तो इसकी जो लिमिट आएगी वो इमेजिनरी आएगी और ये इस सर्कल के अंदर लाई नहीं करेगी, ठीक है। जो इसके अंदर वो जीरोज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो इसका मतलब हमें एक ऐसा एन मिल जाएगा जहाँ पर जो है इस जो सर्कल हम बना रहे हैं मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1 का जीरो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो इसके लिए हम ऐसा कोई एन चूज कर सकते हैं कि जो इस रेडियस का जो सर्कल बनाएगा उसके अंदर वो जीरो एग्जिस्ट ही ना करें। तो फॉर ऑल के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम ऐसा एक एन ढूंढ सकते हैं जहाँ पर इसके अंदर जो है पी एन की जीरो लाई नहीं करेगी। तो बी ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर गलत हो गया, ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर ठीक है। अब इसने क्या बोला है, अब देखो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा गलत है तो डी ऑप्शन क्या कहता है, एस एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल जीरोज ऑफ पी एन इफ ए एन इज इक्वल टू मिनिमम। जो ए एन क्या है, मिनिमम जेड बिलोंग्स टू एस एन। एस एन की जो भी हमारे पास जीरोज आएंगी यानी कि P1 P2 P3 जितनी भी जीरोज आएंगी वो सारी क्या रहेंगी, ए एन हमने लिया है मिनिमम ऑफ मोड ऑफ जेड एन, तो मिनिमम रहेंगी वो सारी और वो बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी जब ए एन हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा और एन जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा। जब एन हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा ना P1 P2 P3 ऐसे, और ए एन भी हमारी इन्फिनिटी की तरफ जाती जाएंगी यानी कि उसकी मिनिमम वैल्यूज़ हमें और मिनिमम मिलती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या है, करेक्ट है बाय ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी से। ओके चलिए अब उसके बाद हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन की बात है। सी ऑप्शन क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस जेड एन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट लिमिट मोड जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पी एन जेड एन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बिल्कुल सही बात है, पी एन जेड एन हमारा क्या है 0 है, 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 0, जेड की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई और मोड जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो सेम ऐसे ही दूसरा रूट अगर मैं निकालूँ 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2, इसके जब मैं रूट्स निकालूंगी तो उसमें जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी, यानी कि मोड जेड हमारा क्या हो जाएगा, मोड जेड हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। मोड जेड की वैल्यू हमारी √2 आ जाएगी। तो हम देख रहे हैं पहले 1 आई फिर √2 आई फिर उससे आगे आएगी तो क्या करती रहेगी, इंक्रीज करती रहेगी बढ़ती रहेगी। तो इसका मतलब वो इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी क्योंकि एन कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और ऐसे ही Z1 निकाला, Z2 निकाला, Z3 निकाला, वो हमें दिख रही है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमारी बन रही है। कैसी बन रही है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमारी वहाँ पर बन जा रही है, तो यानी कि वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। तो इसका मतलब ए, सी और डी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत है, ठीक है। आगे समझ में, ये कॉम्प्लेक्स का हमारा कल छूट गया था तो आज मैंने यहाँ पर आपको करवा दिया है। नेक्स्ट, लेट्स एक्स बी अ रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट, तो क्या बोला, ये हमारे पास सीक्वेंसेस यहाँ पर कुछ इस टाइप से दे रखे हैं तो हमें बताना है कि ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सच दैट n स्क्वायर साइन 1 बाई n इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो यहाँ से ये आप पता है कैसे करो, n स्क्वायर साइन 1 बाई n की एक्सपेंशन खोल दो, ये हो जाएगा 1 बाई n माइनस में 1 बाई n क्यूब
3 फैक्टोरियल प्लस में अप टू सोन, इस टाइप से हमारी आ जाएगी। और इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, जब मैं लिमिट लगाऊंगी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब यहाँ पर मैं लगाऊंगी तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। लिमिट जब मैंने यहाँ पर लगाई ना एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। और ये डाइवर्जेंट की हमारी क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। और डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो कि इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर ऑफ दिस नंबर। तो यानी कि ये हमारी कैसी है, बात ट्रू है, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी, इन्फिनिटी की तरफ टेंड होती है, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। सिमिलरली एन कोस 1/n की हम एक्सपेंशन यहाँ पर खोलेंगे तो ये भी हमारी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, तो बाय डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंट तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, बात ट्रू हो जाएगी। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन ई रेज टू द पावर माइनस एन, इसकी लिमिट लगाओ, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन अपॉन में ई रेज टू द पावर एन। तो यहाँ से इसको जब मैं सोल्व करूंगी, तो इसको जब सोल्व करूंगी तो ये आ जाएगा 1/e की पावर n, एल हॉस्पिटल रूल से। तो इसकी वैल्यू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसका मतलब ये बात यहाँ पर ट्रू नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन हमारा n log n है ना, तो n बाय में log n लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको जब मैं सोल्व करूंगी तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ए, बी और डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रियल नंबर ए बी सी डी ई एफ कंसिडर द फंक्शन एफ आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर गिवन बाय एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। देखो अब यहाँ से ये बहुत ही सिंपल है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई हमारे पास गिवन है। तो ये कैसा है, एक लीनियर अब टाइप में दिख रहा है, पोलिनोमियल टाइप दिख रहा है। तो मैं इसको क्यों ना अलग अलग ही कर लूँ, पहले एक्स प्लस बी वाई कोमा डी एक्स प्लस में ई वाई और प्लस में मैंने यहाँ पर लिखा सी कोमा एफ। अब ये लीनियर है और ये कांस्टेंट है, लीनियर प्लस कांस्टेंट कुल मिला के फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो लीनियर फंक्शन है और जो कांस्टेंट फंक्शन और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हमारा हो गया। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेंगे, तो डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। अब एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है या नहीं है, एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये फंक्शन कैसा है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन कैसा होता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है। कांस्टेंट फंक्शन भी कैसा होता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है, तो ये भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन था। तो ए बी सी और डी चार ऑप्शन इसके यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है आई थिंक मेरे हिसाब से, हाँ बस खत्म हो गया, लास्ट 119 नंबर। लेट ए एन बी ए कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जेड। नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जेड की क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, ए एन इज इंटरसेक्शन ए एम, और कैसे हैं वो, उनकी जो डिसजॉइंट है, मतलब ए एन इंटरसेक्शन एम, ए एम कैसा है, 5 है। ठीक है, कैसा है हमारे पास, इसकी वैल्यू 5 है। अब यहाँ से हमें क्या बताना है, इफ जेड इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए एन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरी ट्रू। देखो ये काउंटेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो एन जेड और क्यू तीनों सेट कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल नहीं सॉरी काउंटेबल कैसे होते हैं, एन जेड क्यू काउंटेबल हमारे सेट होते हैं। और काउंटेबल सेट का जो सबसेट होता है वो कैसा होता है, काउंटेबल ही होता है। ठीक है, कैसा होता है, काउंटेबल ही होता है। अब यहाँ पे इसने बोला है ये जेड है यूनियन ए एन के इक्वल है, सारे कलेक्शंस की यूनियन के इक्वल हमारा जो है जेड काउंटेबल है। तो यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो दैट मीन्स ए एन इज काउंटेबल फॉर एवरी। बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आ गया समझ में। अब इसने क्या बोला है, ए एन इज फाइनाइट फॉर एवरी इंटीजर। हर एक इंटीजर के लिए क्या ए एन फाइनाइट होगा, नहीं होगा। मैंने ए वन ऐसा ले लिया, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात है, मैंने ले लिया यहाँ पर सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर -3 -2 -1, और ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट है, नेगेटिव इंटीजर्स का सेट लिया है। कैसा है ये, इनफाइनाइट सेट है। और डिसजॉइंट दिखाना है तो कंडीशन ले लो, A2 को मैंने यहाँ पर ले लिया 0, A3 को मैंने यहाँ पर ले लिया 1, तो ऐसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकती हूँ। और कैसे, इनफाइनाइट, तो ए ऑप्शन गलत है, फाइनाइट नहीं होगा हर एक के लिए। अब इसने बोला है ए एन इज फाइनाइट फॉर सम के लिए भी नहीं होगा, या होगा फॉर सम के लिए, फॉर सम के लिए भी ये नहीं होगा। ठीक है, फॉर सम के लिए भी ये नहीं होगा, सेम यही ऑप्शन एग्जाम्पल सॉरी, तो बी भी गलत है। अब ए एन इज इनफाइनाइट फॉर सम इंटीजर, इनफाइनाइट फॉर सम इंटीजर्स के लिए क्या ये इनफाइनाइट होगा,
तो मैंने यहाँ पर देखो, इसको भी डिस्कार्ड करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ले लिया A1 को 0 यहाँ पर ले लिया। ठीक है, A1 को मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, 0 ले लिया। A2 मैंने कंडीशन को ध्यान में रख के कि ये डिसजॉइंट है, A2 को मैंने यहाँ पर ले लिया 1, A3 को मैंने यहाँ पर ले लिया -1। तो ऐसे करते करते मैंने AN ऐसा ले लिया जो कि फाइनाइट है, AN कैसा ले लिया जो कि फाइनाइट है। ठीक है, और Z हमारे पास क्या हो जाएगी, Z हमारे पास हो जाएगी A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू सो AN। फाइनाइट मेंबर ले लिए, हर एक मेंबर में कैसे एलिमेंट है, फाइनाइट है, मतलब हर एक मेंबर में कैसे, वही बात है, एलिमेंट कैसे हैं, फाइनाइट है। इसमें भी फाइनाइट लिया मैंने, इसमें भी फाइनाइट, इसमें भी फाइनाइट मैंने यहाँ पर ले लिया। तो AN इज इनफाइनाइट होगा फॉर सम इंटीजर के लिए नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट भी हो सकता है। तो सी ऑप्शन भी हमारा गलत है। इस तीनों को मैंने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। ए भी गलत, बी भी गलत। नेसेसरी पूछा था, नेसेसरी पूछा था हमसे, तो जो मस्ट है वो ही हमें यहाँ पर बताना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट बाय डेफिनेशन। ठीक है, आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन थे। आई थिंक अभी तो आपको इजी ही लगेंगे क्योंकि मैंने समझा दिया है। और अगर कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्टी लगे किसी भी क्वेश्चन के लेवल की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, बिना मतलब ये सोचे कि मैडम बताएगी या नहीं बताएगी। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% आपको दिया है और पूरा अच्छे से मतलब जो है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया ताकि आपको मुश्किल ना लगे कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, और ना ही मैंने आपको ऐसा कुछ बताया है कि आप मतलब माइंड में हमारे कैसे आ जाए। मान लो मैं आपको कोई एक ऐसा सॉल्यूशन बता दूं, ठीक है, और आप ये सोचते रहो कि अगर ये हमारे माइंड में नहीं आया, तो इस टाइप से भी मैंने आपको कोई सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं करवाया है ताकि आपको सोचने पे मजबूर होना पड़े कि ये ऐसा क्यों लिया। ठीक है ना, मैंने आपको सिर्फ डायरेक्ट डेफिनेशन से और जो कंसेप्ट हमने लगाए हैं, बहुत ही इजी कंसेप्ट जो एट ए टाइम आपके माइंड में आ सकते हैं क्वेश्चन सोल्व करते वक्त, वैसे ही मैंने लगाए हैं। तो अपनी तरफ से मतलब मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐड ऑन नहीं करा है, ताकि अगर मैं करती तो आपके माइंड पर प्रेशर आ जाता। ठीक है ना, तो जो जहाँ पर ट्रिक लगी वो बताई, और जहाँ पर जो कंसेप्ट था, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे वो मैंने बताए हैं, रिजल्ट जो थे वो मैंने आपको सारे यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपको मैंने यहाँ पर सारा कंप्लीट जो है पेपर यहाँ पर करवा दिया है। चलिए इसके फ्रंट वाले पेज पर चलते हैं। पहले तो स्क्रॉल कर देती हूँ मैं इसको, सबसे ऊपर पहुँच गए। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया। चलिए इसका एनालिसिस करते हैं फिर हम। ठीक है ना, देखे तो ये कितने नंबर का आया था, हर बार कितने नंबर का आता है। देखियो दिसंबर 2024 का तो हुआ ही नहीं, जुलाई 2024 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था और दिसंबर 2023 में, तो आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा कि हमारा कितने नंबर का है। लीनियर अलजेब्रा ये हमारा टोटल पूछा गया है। दिसंबर 2023 की बात कर रही हूँ, हाल फिलहाल जो अभी करंट में हमने अभी किया ना दिसंबर 2023, तो इसमें लीनियर अलजेब्रा का हमने 46.5 मार्क्स का जो है काम किया है, मतलब क्वेश्चन सोल्व किए हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 30 to 35 नंबर का हमारा आता है, तो ये हमसे पूछा गया था 35.75 मार्क्स का। और रियल एनालिसिस जो अभी हमने समाप्त किया है, ये हमसे पूछा गया था 73.25 मार्क्स का। तो ये इस टाइप के इतने नंबर के हमसे लीनियर, कॉम्प्लेक्स और रियल पूछे थे। टोटल मिलाऊंगी तो ये हो जाएगा 155.5 मार्क्स का। और जुलाई जो 2024 में था वो भी आई थिंक 155-156 के आसपास ही हमारा रहा है स्कोर इन तीनों का। तो इन तीनों से आप ये देखिए कि 155 नंबर के ये तीनों पूछे जाते हैं हर बार पेपर में। तो क्या हम इतना स्ट्रॉन्ग इस पार्ट को करके नेट JRF नहीं निकाल सकते? बहुत ही इजी निकाल सकते हैं। JRF नहीं तो नेट तो हम मान लो किसी बच्चे ने तीनों करे हैं, अगर वो इतनी मेहनत करता है, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो JRF तो इजीली वो निकाल ही जाएगा। 100 नंबर, 100 से लेके 110 तक वो पहुंच के नेट JRF निकल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी निकलता है, मान लो JRF इतना उसका स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो थोड़ी सी मेहनत करेगा तो उसका नेट तो ऑब्वियस सी बात है तीनों सब्जेक्ट पढ़ के निकल ही जाएगा। तो आपको पता है ना कितनी वेटेज रखते हैं लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो इन तीनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो आपका नेट तो 100% गारंटी के साथ यहाँ पर क्लियर है। और JRF थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करोगे तो JRF भी आपका इन तीनों से निकल जाएगा। ठीक है ना, और साथ में आपके लिए तो बेस्ट ऑप्शन भी है जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है ना, जनरल एप्टीट्यूड जो पार्ट A है, अगर वो भी आपका थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो भी आपकी यहाँ पर फुल जो है हेल्प करेगा। ठीक है ना,
पता चल गया ना। तो कितनी अहमियत है इनकी हमारे जीवन में, हमारा पेपर क्लियर करने में इन सब्जेक्ट्स की। तो अच्छे से करना। कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आज का PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कल हम जून 2023 में जो हमसे पेपर पूछा गया था, जून 2023, वो पेपर हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, चॉइस आप लोग बता देना, लीनियर करना है, रियल करना है या कॉम्प्लेक्स करना है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज फिर वही बात है, मैंने तो आपको करवाना ही है, तो फिर मैं अपनी मर्जी से सिलेक्ट करूँगी, रियल करवाऊँ या लीनियर करवाऊँ या कॉम्प्लेक्स कराऊँ। अगर आप मेरे को कमेंट कर देंगे तो थोड़ा सा मुझे भी हेल्प हो जाएगी कि फिर मैं वही आपको सोल्व करवाऊँ। ठीक है, कर लोगे। और प्लीज़ मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।